नमस्कार, स्टडी जीवन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आत्माराम और मेरे साथ है स्टडी जीवन की पूरी टीम। अगर आप जर्नल साइंस को एक अच्छी क्लास की तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस सेक्शन से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज हम इस सेक्शन में कोशिकाएं ऊतक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक सेल से रिलेटेड है, कोशिकाओं से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। आप सभी को पता है कि कोशिका के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कोशिका ऊतक और कोशिकाओं की संरचना, कोशिका विभाजन, ये सभी टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ये सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचना क्रियात्मक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं स्वस्थ जनन का समावेश रखती है। समावेश इसलिए रखती है कि समय जनन करने का कार्य करती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। सजीवों के सभी जैविक क्रियाओं का कार्य है जो कोशिकाओं के अंदर होता है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव, और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहते हैं जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की अगर बात करें और मुक्त कोशिका या जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका और मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी। और ये रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। मर्त कोशिका को इन्होंने पेड़ की छाल के अंदर देखा था, पेड़ की कॉर्क के अंदर देखा था। कॉर्क का एक कांच की बोतल का ढक्कन था, उसको ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये माइक्रोस्कोप तैयार करके इससे रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को देखा था। और उसके अंदर रॉबर्ट हुक को पता चला 1665 के अंदर कि कोशिका होती है और ये कोशिका क्या क्रियाएं करती है। कोशिका के अध्ययन को इस विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं। संसार की अगर बात करें, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लाइकोस्कम नामक परजीवी जीवाणु होते हैं। एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये बात याद रखना। ये 2 क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगी। मानव शरीर के अंदर बात करें तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल होती है। यह मानव शरीर के अंदर मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका का न्यूरॉन होती है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में आपको हम बता दें, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। याद रखना 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 प्रकार से बांटा गया है। 1 नंबर पे है यूकैरियोटिक कोशिका, 2 नंबर पे है प्रोकैरियोटिक कोशिका। आपको बता दें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी ये कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, तो हम उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कोशिका में केंद्रक झिल्ली और कोशिका केंद्रिका अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र जो आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं,
डीएनए द्वारा निर्मित होते हैं। वह कोशिका द्रव्य के विषय क्षेत्र अर्थात न्यूक्लियोइड में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोइड में मौजूद होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में अपने पढ़ते हैं यूकेरियोटिक के अगले गुण। यह कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है, जैसे कोई लिक्विड पदार्थ है उसके अंदर बिखरी रहती है। कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए, लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए, लाइसोसोम, ये चार आपको बता दिए, ये चार आपको बता दिए, ये चार नाम याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाए और लाइसोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, ये बात याद रखना। अगली बात है, परंतु 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आपको आगे कोशिका के अंदर पढ़ाएंगे। कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S, दूसरा 80S प्रकार का, दूसरा 80S प्रकार का। ये आपको संक्षिप्त में आगे पढ़ाएंगे। इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता, इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता। हिस्टोप्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। याद रखना, कौन सा प्रोटीन बताया? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पूर्णतः इसका अभाव होता है। हिस्टोप्रोटीन का पूर्णतः इसमें अभाव होता है, यानी कि हिस्टोप्रोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं एक नंबर जीवाणु, दूसरा नंबर नील हरित शैवाल में पाई जाती है। राइट, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। तो समथप का कमेंट कर दें। यूकेरियोटिक कोशिका के क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में क्या है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, यानी कि यह कोशिका है और कोशिका के अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई देता है। यह यूकेरियोटिक की पहचान है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें 70S, 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये आपके लिए नाम नए होंगे, वर्ड नए होंगे, तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे अपने टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये टॉपिक याद हो जाएंगे। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। इनमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। हिस्टोप्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में हमने बताया था हिस्टोप्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये इनके कारण हैं, याद रखना, ये इनके अंतर है। आपके एग्जाम में आपसे पूछ लें कि कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, ऑप्शन आपको दे दें कि हिस्टोप्रोटीन उपस्थित होता है, हिस्टोप्रोटीन अनुपस्थित होता है, तो आपको स्पष्ट कथन देख के उसका आंसर क्लिक करना है, उसका आंसर देना है। विषाणु और जीवाणु को छोड़कर यह सभी कोशिकाओं में होती है। इनमें सभी कोशिकाएं होती है, जैसे पौधे तथा जंतु की कोशिका इसी प्रकार की होती है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका में जंतु और पौधे आते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है। अब जो एक निश्चित कार्य करते हैं उनका विवरण आपके सामने है। यह टॉपिक अपने आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। 1 नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया, 1 नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर पे अंतःद्रव्य जालिका, 3 नंबर पर गोल्जिकाए, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, तारकाए और माइकोबॉडीज, रसदानी और
रसदानी और केंद्रक। ये राजधानी नहीं है, ये राजधानी नहीं है, ये रसदानी है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन प्रक्रिया करना है, जिसका कार्य श्वसन प्रक्रिया करना है। क्योंकि जैसे अपने शरीर में फेफड़े श्वसन का कार्य करते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचना मीसोसोम पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें भी भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, पर उसके समान एक उसी प्रकार की संरचना मीसोसोम पाई जाती है, मीसोसोम पाई जाती है प्रोकैरियोटिक का। याद रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त हो जाती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आप सबने तो पावर हाउस तो बिल्कुल सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, पर आप सबको यह नहीं पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी का रूप संचित रहती है, एटीपी का एक पैकेज बनाकर अपने पास रखती है, और जब जरूरत पड़ती है कोशिका को तो उसे पावर सप्लाई एटीपी के रूप में देती है, तो उसको पावर एटीपी के रूप में देती है। कौन देती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देती है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया देती है। अगला अपना है माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए इन 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। आपको डायग्राम में दिखा दिया गया है, डायग्राम में दिखा दिया गया है कि डीएनए एक गोल संरचना में, एक गोलाकार संरचना में, एक गोलाकार संरचना में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको एक डीएनए दिखाया गया है, डीएनए दिखाया गया है कि यह किस प्रकार दिखाई देता है, किस प्रकार दिखाई देता है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका का एक लक्षण है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए होने का एक लक्षण यूकेरियोटिक कोशिका भी का है, क्योंकि ये लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका का नहीं है। लवक की बात कर लेते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं व कुछ प्रोटोजोआ व यूग्लिना, प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। लवक कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक इन में पाए जाने वाली विशिष्ट प्रकार के विवरणों वर्णकों का आधार सिम्पर ने उन्हें 3 वर्गों में बांटा है। सिम्पर, सी, मैपर। याद रखना, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने 3 वर्गों में कवक को बांटा है, कवक को 3 वर्गों में बांटा है। 1 नंबर है हरित लवक, 2 नंबर पर है वर्णिक लवक, और 3 नंबर पर है अवर्णित लवक। 3 नंबर पर है अवर्णिक लवक। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हरित लवक की बात कर लेते हैं। हरित लवक पूर्ण हरित की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है। यह पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केंद्रक हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया इन्हीं के द्वारा होती है। अगर पौधों के अंदर हरित लवक नहीं होगा तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे, वह अपना भोजन कैसे बनाएंगे। इसलिए यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पदार्थ कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं हरित लवक। वर्णिक लवक की बात कर लेते हैं। यह हरे रंग को छोड़कर पौधे में पाए जाने वाले अन्य रंग के लिए उत्तरदायी है। कच्चे टमाटर का पकने तक लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक
से वर्णिक लवक में परिवर्तित हो जाता है कि पहले हरित लवक था तो वह कच्चा टमाटर लाल कलर का था, अब वो पक गया है तो वर्णिक लवक उसके अंदर उपस्थित हो गया है तो उसका रंग लाल हो गया है, रेड हो गया है। अर्थात तीनों प्रकार के यानी हरित लवक और वर्णिक लवक, ये तीनों प्रकार के अवर्णिक लवक, ये तीनों प्रकार के आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लवक दूसरे लवक में परिवर्तित नहीं हो सकता, ये परिवर्तित होते हैं। अवर्णिक लवक की बात कर लें, यह रंगहीन लवक होते हैं, पौधों के अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तनों में, जैसे मक्का, आलू, गेहूं आदि में वर्णिक लवक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, जो प्रकाश से दूर ही रहते हैं, प्रकाश के टच में नहीं आते, ये ऐसे हैं वो अवर्णिक लवक है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अगली वीडियो ना आए जब तक आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि स्टडी जीवन के ऊपर साइंस का सेक्शन चल गया है, साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।